हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश तांगी आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को नागरिकता बता दिया था और नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, उसका अंत कैसे होता है, ओवरसीज़ नागरिकता क्या होता है, पासपोर्ट, वीज़ा, सब ये सारी चीज़ों को मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ जाके लिंक करेंगे तो सीधा आप उस वीडियो में चला जाएंगे, तो वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार, जो कि ये भाग 3 में आता है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मौलिक अधिकार कहते किसको हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है कि नागरिक कोई भी राज्य या देश जो है वो अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देती है जो कि अन्य विदेशियों को नहीं देती है। जो भारत मतलब कोई एक देश का नागरिक हो उसको कुछ विशेष अधिकार देती है, उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। उसे जन्म के बाद से ही, जैसे अगर हम लोग जन्म लेते हैं उसके बाद से ही वो अधिकार मिल जाता है, तो उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। इसीलिए इसका अन्य नाम क्या है, नैसर्गिक अधिकार। क्या है कि जन्म के बाद ये स्वतः प्राप्त हो जाता है, इसे कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं है। या फिर इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का अन्य नाम क्या है, अधिकार पत्र भी है। तो अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा ये 1512 इसलिए लिखा हो कि 1512 में सबसे पहले ये उसी से लिया गया है, अधिकार पत्र से। और ये व्यक्ति और जो मैग्ना कार्टा को ही क्या कहा जाता है, व्यक्ति के अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। चूँकि इसके बिना अगर कोई देश है और ख़ास करके कोई लोकतांत्रिक देश है, तो अगर वहाँ पे या फिर राज्य में अगर मौलिक अधिकार ही नहीं है तो वो राज्य की कल्पना या देश की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। यदि कर भी सकते हैं तो वहाँ की जनता खुश नहीं रह पाएगी। उसके बाद अगर सबसे पहले अगर हम बात किया जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से आया और सबसे पहले पूरे विश्व में किस देश ने मौलिक अधिकार को लिखित रूप में लागू किया, तो सबसे पहले लिखित रूप में तो मैग्ना कार्टा में ही मिलता है इसका उल्लेख। और वो प्रथम देश जो मौलिक अधिकार दिया वो यूएसए ही है। और यहाँ तक कि हम लोग को जो मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान में ही भी यूएसए से ही जोड़ा गया है। यानी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हमारा मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में लिया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में हम बताएं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार में कौन कौन से क्या आते हैं, तो सबसे पहले इसके जानने के पहले कि मौलिक अधिकार कितने हैं, इसके 2 अनुच्छेद हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद बताएंगे कि मौलिक अधिकार पहले कितने थे, अभी कितने बचे हुए हैं। ये सारा चीज़ों को हम इस चीज़ में डिफाइन करेंगे। तो आगे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 12 जो कि बहुत ही ये पेचीदा टॉपिक रहा है। ये अनुच्छेद 12 लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होता है कि यानी यहाँ पे राज्य की परिभाषा है कि यह मौलिक अधिकार का परिभाषा है, ये अनुच्छेद 12 में। तो हम लोग सबसे जानते हैं पहले कि अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा नहीं, जबकि इसमें राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। हालांकि जो राज्य का जो परिभाषा है वो 2 अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। एक अनुच्छेद यहाँ पे 12 और एक 12 या 36, यानी अनुच्छेद 12 में भी किया हुआ है और 36 में भी किया है, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है। वहाँ पे एक अलग अधिकार के लिए यहाँ पे चर्चा किया गया 36 में, और यहाँ मौलिक अधिकार के लिए किया गया है। वहाँ पे अलग अधिकार क्या है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व वहाँ पे है, तो उसके लिए अलग है। यहाँ पे राज्य की, अगर राज्य की परिभाषा कहते हैं तो राज्य की मतलब ये राज्य में कौन से आ जाते हैं। राज्य ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन होते हैं, संसद यानी वे राज्य हम उसको कहते हैं जो नियम कानून विधि वगैरह बनाते हैं, उसे ही हम राज्य कहेंगे। उसके अंदर क्षेत्र होना चाहिए, बहुत लोग होने चाहिए, तो उसे राज्य कहेंगे। तो विधि और शक्ति बनाने, नियम कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को है। दूसरा विधानमंडल, संसद पूरे देश के लिए बनाता है, विधानमंडल अपने राज्य के लिए बनाता है, जिसको हम स्टेट कहते हैं। और एक स्थानीय निकाय होता है, स्थानीय निकाय जैसे स्थानीय बॉडी हो गया आपका
मुखिया इसमें आ जाता है, मुखिया, सरपंच, नगर पालिका वगैरह जो भी आ जाता है ये स्थानीय लोकल बॉडीज हो गया। और एक आता है आपका अदर बॉडीज, अदर कोई भी बॉडी है जो कि क्या बनाता हो, जो व्यक्ति अदर बॉडी जो जिसको क्या अधिकार हो, शक्ति बनाने का अधिकार प्राप्त हो। तो यहाँ पे राज्य की चर्चा इसी के लिए किया गया है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है, अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या है इसको हम अच्छे से समझते हैं। अल्पीकरण हम ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो क्या है कि मौलिक अधिकार में हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा की बात की गई है ना। तो व्यक्तिगत सुरक्षा में अगर हमारे मौलिक अधिकार से अगर दूसरों को परेशानी हो रही है तो उस मौलिक या फिर एक मौलिक अधिकार के वजह से किसी अन्य मौलिक अधिकार को अगर रुकावट आ रहा है तो उस मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है। इसी को हम क्या कहेंगे, अल्पीकरण कहेंगे। और नेक्स्ट आते हुए कि आखिरकार आगे बढ़ते हैं, जब 12-13 बता दिए तो उसके बाद जब 14 से हमको 35 बताना है तो उसमें हम लोग बताएंगे कि अनुच्छेद की जो है इसमें 14 से 35 में इसमें 6 मौलिक अधिकारों की संख्या 6 आ जाते हैं। तो ये 6 कौन कौन है तो हम आगे चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समता या समानता या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो कि 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। यानी ये क्या है, तो समानता का अधिकार यानी कानून के नज़र में जितने भी लोग हैं सबका, जो जितने भी नागरिक है, चाहे कोई अमीर हो, नेता हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है, सबके वो समान अधिकार है, सबको बराबरी का हक मिलेगा। जैसे है ना, अभी वोट डालते हैं हम लोग, तो वोट डालते हैं तो एक चाहे कोई कितना अमीर रहे या गरीब रहे, एक वोट का वैल्यू जितना अमीर का होगा उतना गरीब का भी होगा। तो इसी तरह से और बहुत ऐसे रूल हैं जो कि समता का अधिकार, बाकी हम डिटेल से बताएंगे जब एक एक अनुच्छेद करके बताएंगे 14 से 18 के बीच में, तो ये हम डिटेल से बताएंगे। उसके बाद आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, जो 19 से 22 में आता है। घूमने फिरने का अधिकार, जितना अधिकार मेरा है, जितना अधिकार नेक्स्ट मतलब दूसरे भी नागरिकों का है, सबका बराबर है, किसी का आप हत्या नहीं कर सकते हैं। तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता, सारा चीज़ों को मैंने जो है ये 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत मैं आप लोग को बताऊंगा कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। आखिर वो लोग कहते हैं ना कि स्वतंत्रता चाहिए, तो हम आपको ये सारा चीज़ों को इसके अंदर बताएंगे। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण जो होता है उसके विरुद्ध भी अधिकार बना हुआ है। यानी क्या करता है, कोई गरीब देख के किसी को शोषण करने लगता है, या फिर बच्चों को शोषण होने लगता है, बलात् आश्रम कराता है, या फिर बच्चों का व्यापार करने लगता है, ये तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे क्या है कि नियम बना हुआ है, उसके खिलाफ भी मौलिक अधिकार हम लोग को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर एक लोगों को अपना अपना धर्म मानने का पूरा अधिकार है, जिसका चर्चा 25 से 28 में किया गया है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन का चर्चा 23 से 24 अनुच्छेद में किया गया है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा यानी संस्कृति और शिक्षा सभी का बराबर अधिकार है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यकों का अधिकतर ध्यान में रखते हुए ये एक अधिकार है कल्चरल एजुकेशन। अगर मान लिया जाए कि जो बहुसंख्यक में रहते हैं वो तो उन लोगों का बहुत आसानी से क्या होता है कि कहीं भी शिक्षा मिल जाता है, बैठने रहने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं बहुत सारे गोरे लोग हैं, उसके बीच में वो काला घुस जाएगा तो क्या हो जाता है, सब उसको मजाक उड़ाने लगते हैं। तो इसीलिए क्या कहा है कि उन लोगों को अलग, जैसे कि ये तो हो गया एक दो लोगों को, लेकिन कुछ क्या जाति है, कुछ ऐसे जनजातियां होते हैं उन लोगों का कल्चरल अलग रहता है, उन लोगों का संस्कृति अलग रहता है, तो उन लोगों को भी शिक्षा का अधिकार अलग से प्रबंध किया जाता है। ये किसकी जिम्मेदारी है, हम बताएं ना कि 12 में राज्य की परिभाषा है, तो वो राज्य की जिम्मेदारी है कि ये किस प्रकार से उसका संस्कृति और शिक्षा को बचाए रखे। नेक्स्ट है जो कि इसका वर्णन किया गया है 29 और 30, दो ही इसका अनुच्छेद है। और नेक्स्ट चलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंट्स, यानी ये सारा अधिकार है वो कौन, इसका उपचार कौन करते, कहते हैं ना कि कोई बीमार पड़ गया है तो उपचार करने के लिए कहाँ हम लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, एब्सोल्युटली। तो उसी तरह क्या है कि संवैधानिक चीज़ों को अगर ये चीज़ हम लोगों को कोई अगर इसका विरोध कर रहा है, हम लोग को फुलफिल नहीं हो पा रहा है, अधिकारों को हनन कर रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत
अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग संवैधानिक उपचार दिया गया है और इसे ही हम लोग को बताए थे जब हम स्टार्ट किए थे, पॉलिटी स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में। तो आप लोग को हम क्या बताए थे कि भाग जो एक प्रस्तावना है वो भी भाग के अंतर्गत आ जाता है। तो संविधान को आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। किस भाग को कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा क्यों कहते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कि आखिर संविधान में जो है मौलिक अधिकार जो था, क्या वर्तमान में जो अभी 6 देख रहे हैं मौलिक अधिकार की संख्या, क्या पहले भी 6 था या फिर ज़्यादा था? तो आगे देखते हैं कि संविधान जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और उसके तहत क्या क्या कहा गया था। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो भी मौलिक अधिकार था, यानी मेरा जो संपत्ति है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यानी मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार हम लोग को प्राप्त होता है ना, वो क्या होता है कि हम लोग से कोई नहीं छीन सकता है, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती है। जो मौलिक अधिकार हम लोग को दिया हुआ है वो सरकार भी नहीं छीन सकता है। आपातकाल की स्थिति में जो है वो कभी कभी 352 के तहत जब अधिक इमरजेंसी होगा तभी मतलब वो उसको सस्पेंड किया जाता है, लेकिन छीन कोई नहीं सकता है। तो इसीलिए इसको मौलिक अधिकार नाम दिया गया है। तो सरकार को बहुत दिक्कत होती थी, कहीं रास्ता बनाना हो तो किसी का निजी प्राइवेट जमीन हो जाता था तो बहुत दिक्कत होता था उसको रोड को पास करने में, चौड़ा करने में। तो क्या कहा गया है, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और जो संपत्ति का अधिकार जो था, एक 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको अनुच्छेद 31 में था। ये क्या था? ये निजी संपत्ति का था। जो अब बपौती आ रहा है, खतियोनी जमीन था, वो अनुच्छेद 31 में था उसको, और ये 19 के 6 में दिया हुआ था, आर्टिकल 19 के 6 में दिया हुआ था अर्जित भूमि का, जो हम लोग खरीदते हैं वो संपत्ति था। वो संपत्ति दोनों को हटा करके क्या किया गया, अनुच्छेद 300 के तहत ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कानूनी अधिकार कहने का मतलब क्या है कि सरकार तो हमसे ले ही सकती है जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमसे, जो अब अनुच्छेद कम में 300 में आ गया, तो कोई भी व्यक्ति क्या है कि हमको ये नहीं छीन सकता है ना। तो ये 300 के क के तहत जोड़ा गया, 300 अनुच्छेद 300 के क के तहत इसको जोड़ दिया गया। अब जो है संपत्ति का अधिकार सर ये कोई भी व्यक्ति चाहेगा, कितना भी चाहेगा तो हमसे छीन नहीं सकता है, लेकिन अगर सरकार की जरूरी पड़ेगा तो वो ले सकती है। इसीलिए सरकार को आगे चल के अड़चन नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को एक एक करके बताऊंगा कि समानता का अधिकार या समता का अधिकार 14 से 18 किस प्रकार से वर्णन किया गया है। क्या जो इसी में हम आप लोग को ये बताऊंगा, पहले जो छुआछूत का भावना था सारा का अंत इसी में हुआ है। तो अगर आप लोग को वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं क्या क्वेश्चन है, क्या समस्या है। हम सारा आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसका एक एक करके आंसर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।